Hello and welcome to Udan IAS Academy. We are preparing for जुडिशरी। छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उड़ान IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम करने वाले हैं आज छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। बेसिक स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो इसमें कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स हैं, कब इन्फोर्स में आया, छत्तीसगढ़ पे कब लागू हुआ, कितने शेड्यूल्स हैं, क्यों इस एक्ट को लाया गया, क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस एक्ट को लाने की, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आर 69 एंड टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 9। ठीक है। दो शेड्यूल्स हैं हमारे, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, जो एक्ट के आखिरी में दिए हुए हैं। और डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट हुआ है वो है 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि 1 नवंबर 2000 के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था और ये एक्ट मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता था। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, इस एक्ट का नाम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम हो गया। अब इस एक्ट का पर्पस क्या है, इस एक्ट का नेचर क्या है? तो नेचर है इस एक्ट का क्रिमिनल सब्सटेंटिव नेचर, सब्सटेंटिव क्रिमिनल नेचर का ये एक्ट है। सब्सटेंटिव क्यों है? क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ड्यूटीज, लायबिलिटीज, राइट्स बताए हुए हैं इसमें। प्रोसीजर अगर इसका रहेगा तो वो रहेगा सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिमिनल नेचर का प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर आप वो चीजें करते हो जो आपको नहीं करनी है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट करेगी, वो ऑफेंस के तौर पे जाएगा, वो ऑफेंस कहलाया जाएगा और ऑफेंस का ट्रायल हमेशा सीआरपीसी के थ्रू ही होगा। तो हम यहां पे देखेंगे कि नेचर क्या है इस एक्ट का, वो है सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। ठीक है। इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी और ये एक्ट लाने का पावर कहां से आया? तो बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 जो बात करता है 3 लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो एक्ट है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। मतलब शेड्यूल 7 लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 2 और एंट्री नंबर 51। शेड्यूल 7 लिस्ट नंबर 2 और एंट्री नंबर 51। इसमें दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेवेन्यू, ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्साइज रेवेन्यू और कॉन्ट्रवेलिंग ड्यूटीज। तो जो एक्ट बना वो रेवेन्यू के लिए बना और ड्यूटी के लिए बना। ड्यूटी मतलब टैक्स वाला ड्यूटी, परफॉर्मेंस वाली ड्यूटी नहीं है, ये पावर्स एंड ड्यूटीज वाली ड्यूटी नहीं है, ये टैक्स वाली ड्यूटी है, जिससे सरकार के पास रेवेन्यू क्रिएट होगा, जिससे सरकार के पास पैसा आएगा। दूसरी चीज, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट की हमको जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो बोलता है कि एक्ट कंसोलिडेट करेगा और अमेंड करेगा एक्साइज के लॉज को छत्तीसगढ़ में। कंसोलिडेट करेगा मतलब कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। बहुत सारे बिखरे हुए लॉज थे प्री 1915, 1915 के पहले भी एक्साइज से रिलेटेड लॉज थे और अंग्रेजों को चाहिए था क्या? रेवेन्यू, पैसा। क्योंकि ये 1915 का एक्ट है, तब भारत पर अंग्रेज राज करते थे और अंग्रेजों को चाहिए पैसा। तो उस पैसा, वो पैसा कहां से आए, वो पैसा पब्लिक से कैसे लिया जाए, वो जो प्रोसेस थी वो इसमें बताई हुई है, वो इस एक्ट में बताई हुई है उस प्रोसेस को कि किन किन नामों से रेवेन्यू जनरेट किया जाता था और सरकार को जो पैसा चाहिए वो इस एक्ट से आएगा। तो ये एक्ट क्या करता है? कंसोलिडेट एंड अमेंड, दूसरे जो लॉज थे उनको कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है। यदि आपको इस एक्ट में कुछ जोड़ना है तो वो आप जोड़ सकते हैं, कुछ घटाना है तो वो आप घटा सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ एडिशन नहीं है, अमेंडमेंट का मतलब यहां पे चेंजेस है, या तो आप कुछ ऐड कर सकते हो या तो आप कुछ रिड्यूस भी कर सकते हो।
तो अगर कुछ हटा रहे हो तो वो भी अमेंडमेंट की ही कैटेगरी में आ रहा है। दूसरी चीज कि ये एक्ट कंसोलिडेट और अमेंड तो करेगा, मगर क्या अमेंड करेगा? तो वो लॉज अमेंड करेगा। कहां के लॉज? छत्तीसगढ़ के लॉज। छत्तीसगढ़ के किस सब्जेक्ट मैटर के लॉज? तो कोई भी एक्साइज का मैटर जो रहेगा वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, मतलब मादक पदार्थ और मादक द्रव्य, शराब और मादक द्रव्यों का आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा, विनिर्माण और विक्रय, इन सारी चीजों के, इन सारी एक्टिविटीज पर रेवेन्यू लगेगा। इन सारी एक्टिविटीज पर टैक्स देना पड़ेगा, ड्यूटीज लगेंगी, फीस लगेगी। अगर आप नहीं करते हो तो पेनल्टी भी लगेगी। फीस अगर नहीं देते हो और फिर भी इन एक्टिविटीज को करने की कोशिश करते हो, इन एक्टिविटीज को जारी रखते हो, तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। और ये सब पार्ट है किस चीज का? ये सब पार्ट है रेवेन्यू का, कि सरकार के पास इन सब चीजों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू कहां से और जनरेट हो सकता है? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी? या तो वो जमीन से जनरेट करेगी या तो वो एक्साइज से जनरेट करेगी। जमीन से जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसके लिए हम लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ते हैं। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंड रेवेन्यू कोड्स रहते हैं। जैसे वैसे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, मध्य प्रदेश का एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है, एमपी एलआरसी, सीजीएलआरसी, यूपी के अलग लैंड रेवेन्यू कोड्स रहेंगे। ठीक है, तो हर राज्य का अपना एक लैंड रेवेन्यू कोड रहता है। वैसे ही उस राज्य का अलग एक्साइज एक्ट रहता है जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। किन चीजों पे? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है पूरा? कौन इस पे टैक्स लगाएगा? किन नामों से टैक्स लगाएगा? टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा? किन किन चीजों पे एक्साइज लगेगा और कौन कौन सी चीजें एक्साइजेबल आर्टिकल्स होती हैं, ये सब आपको इस चार्ट में समझ में आएगा। कि सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है हमारे पास। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट किस चीज के लिए है? उसको चाहिए एक्साइज रेवेन्यू। एक्ट हमने बनाया क्यों है? ताकि स्टेट रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब रेवेन्यू किस फॉर्म में जनरेट होगा, किस नाम से डिराइव होगा? वो ये 6 नाम है: ड्यूटी, फीस, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट और कॉन्फिस्केशन। ठीक है, तो ये सब इन नामों से रेवेन्यू डिराइव किया गया। ठीक है, इस पेमेंट में कोर्ट का लगाया हुआ, न्यायालय का लगाया हुआ फाइन ये इंक्लूड नहीं होगा। कोर्ट ने अगर कोई फाइन लगाया है तो वो स्टेट के रेवेन्यू में नहीं आ रहा है, एक्साइज रेवेन्यू में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में जो एक्साइज रेवेन्यू है उसका पार्ट ये नहीं है कि कोर्ट ने जो फाइन लगा दिया, मगर इसके अलावा कोई और पेमेंट होगा तो वो भी एक्साइज रेवेन्यू का पार्ट होगा। अब ये एक्साइज रेवेन्यू लगेगा किस पे? एक्साइज रेवेन्यू लगेगा एक्साइजेबल आर्टिकल्स पे। तो एक्साइजेबल आर्टिकल्स कौन कौन से होंगे? तो एक्साइजेबल आर्टिकल्स को बोला है 3 कैटेगरीज। पहला लिकर, दूसरा ड्रग्स और तीसरा एनडीपीएस एक्ट की 2 चीजें। ठीक है, एक्साइजेबल आर्टिकल्स जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बताए हुए हैं, कौन सी 3 चीजें हैं? अल्कोहलिक लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और एनडीपीएस की 2 चीजें, ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ। ओपियम क्या है? अफीम। अफीम जो रहती है वो ओपियम कहलाती है। और पोस्तु का जो पौधा है, पोस्तु का पौधा जो है वो है पॉपी स्ट्रॉ। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में कौन कौन से आएंगे? भांग, सींधी, गांजा। ये सब एक ही पौधे की पैदाइशें हैं। ठीक है, इंडियन हेम्प प्लांट जो है वो है भांग। ठीक है, भारतीय भांग का पौधा इंडियन हेम्प। इस भांग, सींधी और गांजा ये सब वही भांग के पौधे का उपज है। भांग के पौधे से ही ये तीनों चीजें डिराइव होती हैं। और इसका मिलाया हुआ कोई मिक्सचर या फिर ड्रिंक
ठीक है, जैसे भांग की गोली आप बना लो, या फिर भांग को आप मिला के दूध में भांग का शरबत कर लो, जैसे होली या फिर महाशिवरात्रि के दिन लोग करते हैं। ठीक है, तो वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की कैटेगरी में आ रहा है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन कहाँ है? तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन से सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। ठीक है, और इसके जस्ट बाद की डेफिनेशन है लिकर की। लिकर में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो स्पिरिट, वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन, बियर, ताड़ी, तो ये सब चीजें ये सब चीजें अल्कोहलिक लिकर की कैटेगरी में आएंगी। अल्कोहलिक लिकर की डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। ठीक है, या कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो वो अल्कोहलिक लिकर में आएगा। मगर अब यहां डाउट आ जाता है कई लोगों को कि भाई कफ सिरप में भी तो अल्कोहल की मात्रा होती है, तो क्या हम उसको लिकर मान ले? तो नहीं, कफ सिरप की मात्रा जो होती है, कफ सिरप में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो मेडिकल पर्पस के लिए होती है। उसके लिए कंप्लीटली अलग एक्ट बनाया हुआ है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, वो एक्साइज एक्ट के अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए जो मेडिकल पर्पसेस के लिए जो चीजें यूज हो रही है, भले उसमें अल्कोहल की मात्रा हो या ना हो, जैसे सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होती है मगर हम सैनिटाइजर पी नहीं सकते। ठीक है, वो दवाई है, तो दवाइयों के लिए एक्ट अलग बना हुआ है और एक्साइज के लिए एक्ट अलग बना हुआ है। अल्कोहलिक लिकर की डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 2 क्लॉज 13। मतलब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, इस स्लाइड में जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ये सब ऑलमोस्ट इसमें कवर हो गई। कौन सी कवर हो गई? सेक्शन 2(8), 2 का सब क्लॉज 8 एक्साइज रेवेन्यू। ठीक है, ये जो है इसके पहले वाली स्लाइड में जहां लिखा था शेड्यूल 7 लिस्ट 2 और एंट्री 51, ये दिया हुआ है कहां? 6A में। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6A। ठीक है, एक्साइजेबल आर्टिकल्स की डेफिनेशन कहां दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। अब एक्साइजेबल आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वो है अल्कोहलिक लिकर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 और एनडीपीएस का ओपीएम और पॉपी स्ट्रॉ। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बियर की, जो बताई हुई है 2A में, सॉरी सेक्शन 1A में, 2A में नहीं है, ये 1A में है। सेक्शन 1A, पहले ये सेक्शन 1 था मगर 1 अब हो गया है एजेंसी और 1A हो गया है बियर। ठीक, नेक्स्ट जो काम की डेफिनेशन है वो है ताड़ी। ठीक है, ताड़ी की डेफिनेशन दी हुई है 218 में। तो बेसिकली जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं यहां पे वो सब हमको यही मिल जाती है। एक ही स्लाइड में आपको पूरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का कवर अप हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।